नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कृषि कच्चे माल में रासायनिक संदूषण को नियंत्रण करना बताया आवश्यक। कृषि बागवानी और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में प्रयुक्त रसायनों के संबंध में जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने का आह्वान। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव के तहत भारत के 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रोपे गए 17 लाख से अधिक ऑयल पाम पौधे। 10,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। ऑयल पाम की खेती का विस्तार करना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का उद्देश्य। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी लगाने के लिए किसानों को दे रही है अनुदान। किसान अब खेतों में नर्सरी बनाकर कर सकते हैं लाखों रुपए की कमाई। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात गंभीर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए किया अलर्ट जारी। बारिश के कारण कई राज्यों में जानमाल का भी नुकसान। तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक तो मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में बहुत भारी बारिश का अनुमान। और आइए अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने कहा कि खाद्य उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कृषि कच्चे माल में रासायनिक संदूषण यानी कि नियंत्रण करना आवश्यक है। FSSAI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनुशी शर्मा ने कहा कि फसलों, फलों और मसालों में MRL यानी अधिकतम अवशेष स्तर को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। शर्मा ने अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में खरीदारों को शिक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे कच्चे माल में संदूषण हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति बनाने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा शर्मा ने सटीक लेबलिंग की आवश्यकता और खाद्य व्यापार संगठनों FBO द्वारा भ्रामक दावों से बचने पर जोर दिया। उन्होंने FBO के बीच स्वयं अनुपालन की संस्कृति की वकालत की और सुझाव दिया कि मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित तीसरे पक्ष को नियुक्त करें। भारत चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश पचीसिया ने बताया कि फसल उत्पादन के दौरान इस्तेमाल किए गए रासायनिक अवशेषों का पता लगने पर अक्सर खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाता है और कई मामलों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात खेप को रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने कृषि बागवानी और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में प्रयुक्त रसायनों के संबंध में जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत आयोजित मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव के तहत भारत के 15 राज्यों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 17 लाख से अधिक ऑयल पाम पौधे रोपे गए, जिससे 10,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए। 15 जुलाई 2024 को शुरू किए गए इस अभियान ने देश में ऑयल पाम की खेती के विस्तार की दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकारों और ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों के सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अभियान 15 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित कई राज्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई है। पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट और 3F ऑयल पाम लिमिटेड जैसी प्रमुख ऑयल पाम प्रोसेसिंग कंपनियों के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा आयोजित इस पहल में कई जागरूकता कार्यशालाएं, वृक्षारोपण अभियान और प्रचार कार्यक्रम शामिल है। इन गतिविधियों ने सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है और कृषक समुदाय को शामिल किया है।
भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किए गए खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का उद्देश्य एक मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके ऑयल पाम की खेती का विस्तार करना और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस व्यापक रणनीति का एक प्रमुख घटक है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी लगाने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत किसान अब खेतों में कोई भी नर्सरी बनाकर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस योजना के अनुसार पौधरोपण के लिए फलीय एवं बहुफलीय पौधे लगाए जा सकते हैं। प्रस्ताव में फलों एवं किस्मों के नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे और साथ ही नर्सरी पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों का मात्र वृक्ष ब्लॉक अनिवार्य होगा। इसके लिए मात्र पौधे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्यों के अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त करने होंगे। नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष एवं कुल लागत एवं मात्र वृक्षों की किस्म की जानकारी देनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों के मात्र वृक्ष ब्लॉक, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस सुविधा विकसित करनी होगी। साथ ही हाईटेक ग्रीन हाउस जिसमें फॉगिंग एवं सिंचाई प्रणाली काम में लेनी होगी। रखरखाव को लेकर कीट रोगी 35% लाइट स्क्रीनिंग एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली युक्त शेड नेट हाउस तथा सिंचाई को लेकर हाउस विकसित करना होगा। मृदा उपचार को लेकर स्टरलाइजेशन प्रणाली को विकसित करना होगा। किसान नर्सरी लगाने के लिए बैंक लोन ले सकते हैं। इस आधार पर विभाग की ओर से नर्सरी विकसित करने पर 50% यानी 7,50,000 का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह परियोजना लागत का 70 से 75% बैंक लोन स्वीकृति पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अनुदान राशि 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद बैंक एंड प्रक्रिया से समायोजित होगी। तय परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं होने पर पौध अनुदान कार्य बंद होने की स्थिति में अनुदान की राशि वापस ली जाएगी। और देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को ओडिशा तट, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं आज राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अभी भी विजयवाड़ा और उसके आसपास की कई जगहों पर बुढ़ामेरू नदी में आई बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी के मोर्चे हर दिन कोई न कोई अच्छी खबर सामने आ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 684 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तहत भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के संबंध में हर दिन कोई न कोई खुशखबरी आ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह में बढ़कर 30 अगस्त तक 683.99 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
30 अगस्त को समाप्त समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार में 2.3 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले 2 हफ्तों में कुल 11.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। स्वर्ण भंडार 862 मिलियन डॉलर से बढ़कर 61.86 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास ही है, जिसने अमेरिका के मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसियों को भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपने नजरिए में बदलाव करने पर विवश कर दिया है। विकासशील देशों में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर पूरी दुनिया में निवेशकों का रुख बना रहता है, रुझान बना रहता है। पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा था, जो वक्त के साथ धीमा पड़ने लगा। शुरुआत में भारत की हिस्सेदारी 6% से भी कम थी। क्या है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स? आसान भाषा में समझें तो बड़े निवेशकों के लिए कुछ एजेंसीज निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए सूचकांक बनाती हैं। इन्हीं सूचकांकों के आधार पर पेंशन फंड्स, सॉवरेन फंड्स जैसे संस्थागत निवेशक अपने फैसले लेते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बनाया गया। शुरुआत में इस इंडेक्स में चीन का दबदबा था, जो 2008 के बाद धीरे धीरे घटने लगा। समय के साथ भारत की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर अब 22% से ज्यादा हो गई है। अब ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने चीन को इस इंडेक्स में पछाड़ दिया है। सितंबर में चीन के 21.58% के मुकाबले भारत को 22.27% वेटेज मिला। जानकार मानते हैं कि MSCI के इस बदलाव के बाद भारतीय शेयर बाजार में करीब 4 से लेकर 4.5 अरब डॉलर के निवेश आ सकते हैं। आज इंडिया टॉप में है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, विश्व स्तर पर हम लोगों का रैंकिंग अब आगे बढ़ते जा रहा है और चाइना से आगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, प्लस हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक रेटिंग्स भी इतने अच्छे हैं और कोविड के समय से तो और भी हमारा रेटिंग बढ़ गई है। कोविड में तो लगभग सब देश लगभग फेल हो गया था भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इतना अच्छा रहा कि हमने क्राइसिस से उभर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो मोदी जी का नेतृत्व को दुनिया मानते हैं जी। MSCI में 3,300 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। ये 24 उभरते बाजारों के देशों के स्टॉक को कवर करता है। चीन में पिछले कुछ समय से आर्थिक कठिनाइयों के चलते चीनी बाजारों ने संघर्ष किया है, जबकि भारत के बाजारों को अनुकूल आर्थिक हालात से फायदा मिला है। भारत के इक्विटी बाजार में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश में पहली बार मतदान के जरिए देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 की पहल की गई है। इसके जरिए देश की विरासतों और धरोहरों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। विकसित भारत 2047 की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अभी कंपटीशन चल रहा है, देखो अपना देश, ऑनलाइन रैंकिंग चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय करें हमारे राज्य में ये नंबर 1 पर चीज है जो देखने जैसी है, जाने जैसी है। एक बार वोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजट लगाएगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और उनको फिर डेवलप करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। नाम है देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य देश के लोगों को संस्कृति और विरासत को लेकर सजग बनाना तो था ही, साथ ही साथ इस पहल के जरिए राज्यों के चुनिंदा पर्यटन स्थलों को चुनकर उनको मिशन मोड में विकसित करना था। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अपील के जरिए इकोनॉमी बढ़ाने पर जोर दिया है। पहल की शुरुआत से स्थानीय लोगों की आय और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार चुनिंदा पर्यटन स्थलों का विकास भी करेगी। देश के लोगों की नब्ज समझने के लिए पहली बार देश में इस तरह की कोई पहल की गई है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से बात करते हुए इस पहल में छात्रों के योगदान का भी जिक्र किया। स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं, ऐसे डेस्टिनेशन योजनाबद्ध तरीके से वहां जाए, रात्रि को वहां मुकाम करें, तो उस स्थान के लोगों को लगेगा कि भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस के लिए मतदान की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 5 कैटेगरी में पर्यटन स्थलों के लिए वोटिंग की जा सकती है। ये कैटेगरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य हैं। मतदान करने के लिए innoventindia.mygov.in/देखो अपना देश पर विजिट कर सकते हैं। इस पहल की मदद से शीर्ष पर्यटन स्थलों को चुनकर हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश प्राप्त किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस पहल से चुनिंदा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अट्रैक्शन और डेस्टिनेशन की पहचान करने में मदद मिलेगी, जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 6 सितंबर को सेब का भाव था 7,500 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,500 रुपए पर ही बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान सेब के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 6 सितंबर को सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 1,500 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 9,000 रुपए। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते शुक्रवार को सेब का भाव था 13,000 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 7,000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 6,000 रुपए पर आ गया। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 6 सितंबर को सेब का भाव रहा 8,500 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 5,500 रुपए की नरमी आई और भाव 3,000 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतरिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 6 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,750 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 2,775 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी रही। यहाँ 6 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,580 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,560 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बीते शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2,510 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 30 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 2,540 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में गेहूं के भाव की बात करें, यहाँ 6 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,525 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2,575 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, जिसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है।
इसीलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में इस समय किसान सरसों की अनुशंसित किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहां अगेती फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च जैसी सब्जियों की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में ही धान, मक्का और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं इस समय फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की निगरानी करते रहें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहीं अगर धान के खेतों में पौधे पीले पड़ने लगे हों, यानी ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही हों और नीचे की पत्तियां हरी रह गई हों, तो 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाके में धान में भूरा पौध फुदका रोग की रोकथाम के लिए खेत से पानी निकाल दें। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहीं मूंगफली को टिक्का रोग से बचाएं, जबकि अरहर को उकटा रोग से बचाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करें और लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें। बुंदेलखंड के किसान इस समय बैंगन, टमाटर, अगेती फूलगोभी, मिर्च, अगेती मूली, धनिया और पालक जैसी सब्जियों की रोपाई करें। यही इस समय उड़द और मूंगफली को रोगों से बचाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुवाई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुवाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 28 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हादसे में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। रियाद हवाई अड्डे पर एस जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर मंगलवार से जर्मनी की यात्रा करेंगे। ये उनकी बर्लिन की तीसरी द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा सदस्यता अभियान में भाग लिया और सदस्यता सर्टिफिकेट आवंटित किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के लोगों की पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। भाजपा पूरे मामले को लेकर हमलावर हो चुकी है। भाजपा ने कहा कि ये राजनीतिक लाभ और परिवारवाद में डूबी पार्टियां हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए सांसद पद से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए बचे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए खोज अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर और लाल बागचा राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।